Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने बच्चों फॉर्मूले पहले ही साइड पे लिख दिए, ये इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूले हैं और ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूले। और ये फॉर्मूले आए कहां से थे? ये लास्ट टू वीडियोस में हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन किया था, तो वहां पे ये फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बच्चों। तो टू बॉडीज ऑफ मास 5 kg एंड 3 kg, तो दो बॉडीज हैं, एक का मास है 5 kg और दूसरे का मास हमें गिवन है बच्चों 3 kg। मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही लाइन के अलोंग, मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं। देखो अगर ये फर्स्ट बॉडी है m1, ये सेकेंड बॉडी है m2, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक u1 स्पीड से एक u2 स्पीड से और एक ही लाइन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। ठीक है, तो इनका कोलिजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो u1 कितनी गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड और u2 कितनी गिवन है बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। तो पिछले वाले की वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो पिछला वाला वेलोसिटी ज्यादा से आएगा और इसके साथ टकरा जाएगा, है ना। तो टकराने के बाद फाइंड देयर वेलोसिटीज, आपसे वेलोसिटीज पूछी गई है आफ्टर कोलिजन और ब्रैकेट में ये बता दिया कि कोलिजन का नेचर कैसा है बच्चों, इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन है और कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज आपसे पूछी है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m1 m2 u2 सॉरी, और नीचे m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आप वैल्यूज को जस्ट सब्स्टिट्यूट करोगे अब, तो यहाँ पे देखो v1 इज m1 की जगह 5 माइनस 3 इंटू u1 की जगह 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 बाय 5 प्लस 3 बच्चों। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 3 इज 2, 2 इंटू 5 इज 10 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18 बाय नीचे 5 प्लस 3 8, तो ये बन गया 28 बाय 8 बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, तो 7 बाय 2 विच इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन 3.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगी। अब निकालना है आपने बच्चों v2, तो v2 के लिए देखो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और ये फॉर्मूला कैसे आता है? अगर आपको v1 का फॉर्मूला याद है तो बस क्या करना है, आपने 1 की जगह 2 कर देना है और 2 की जगह हर फॉर्मूले में आपने 1 कर देना है। ठीक है, तो पूरे फॉर्मूले में यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देना और 2 की जगह 1 कर देना, तो आपके पास v2 का फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इससे भी इजीली v2 निकल जाए, तो उसके लिए आपको याद होगा जब मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन का आर्टिकल करवाया था, तो वहां पे एक प्रूफ करवाया था कि फॉर इलास्टिक कोलिजन relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation। और क्या थी relative velocity of approach? Relative velocity of approach is u1 minus u2 and relative velocity of separation is v2 minus v1। तो आप इस फॉर्मूले से भी बच्चों v1 निकाल सकते हो फॉर इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे देखो v1 तो है हमारे पास, अब v2 निकालना है, तो v2 कितना आ जाएगा u1 माइनस u2, ये v1 इधर आ जाएगा। मतलब आप को अगर v2 गिवन है तो आप v1 इससे निकाल सकते हो, अगर आपके पास v1 है तो आप v2 इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करना है, u1 इज 5, u2 इज 3 प्लस उसके बाद v1 की बात करें तो v1 इज v1 3.5, तो कितना आ गया बच्चों 2 प्लस 3.5 दैट इज 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरी बॉडी कोलिजन के बाद इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे नाउ लुक एट दिस सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दो बॉल्स गिवन है, 10 kg बॉल एंड 20 kg बॉल, अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और कितनी वेलोसिटी के साथ, एक आ रही है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, एक 10 मीटर पर सेकंड के साथ। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। तो इसके बाद उनका इलास्टिक कोलिजन हुआ होगा और कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज आपसे पूछी गई है। तो कुछ इस तरह से सिनेरियो कि ये एक बॉल m1 मास की इस तरफ जा रही है u1 वेलोसिटी के साथ और दूसरी m2 मास की बॉडी आ रही है इस तरफ u2 वेलोसिटी के साथ, क्योंकि लिखा है ना अप्रोच ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको m1 गिवन है 10 kg बच्चों, m2 गिवन है 20 kg, u1 गिवन है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड एंड u2 इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों सिर्फ इसी के लिए मैंने इस प्रॉब्लम को यहां पे रखा है बच्चों, क्योंकि अब
ये दोनों एक लाइन में मूव तो कर रहे हैं पर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई बच्चों। देखो ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो ये ऑपोजिट हो गया, ये इस तरफ आ रहा है वापिस आ रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमने आर्टिकल किए थे तो दोनों बॉडीज एक तरफ जा रही थी, अगर दूसरी ऑपोजिट हो गई है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी आपको नेगेटिव साइन के साथ लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बस ये चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इलास्टिक कोलिजन हुआ है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी पूछी है, सो यू हैव द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो v1 सीधा निकल जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। यहां वैल्यूज को फटाफट पुट कर दो। m1 इज 10 minus m2 is 20 into u1 is 20 plus 2 into m2 is 20 and u2 is negative 10 by 10 plus 20। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो 10 minus 20 is minus 10 into 20 plus 2 into 20 40 into minus 10 by नीचे आ जाएगा बच्चों 30। तो minus 200 माइनस 400 बाई 30 माइनस 600 बाई 30, ये 0 से 0, ये आ गया 20। तो v1 आ गया बच्चों माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस का मतलब क्या है बच्चों कि ये बॉडी जब टकराएगी दूसरी बॉडी के साथ, तो टकराने के बाद ये वापिस आ जाएगी v1 वेलोसिटी के साथ, क्योंकि नेगेटिव आया मतलब टकराने के बाद ये इस तरफ जा रही है, तो टकराने के बाद ये v1 वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ आएगी। अब बात करें v2 की, तो v2 के लिए आइदर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला या आपको जो मैंने सिखाया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं वही यूज कर रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। या वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो v2 कितना आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। तो u1 इज 20, u2 इज माइनस 10। देखो माइनस एक तो फॉर्मूले वाला है, एक माइनस ये वाला भी होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, भूलना मत इस चीज को। तो माइनस v1 माइनस में है तो माइनस 20, ये कट जाएगा और आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा, मतलब ये टकराने के बाद इस तरफ जाएगी, क्योंकि इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है ना हमारी, तो ये इस तरफ मूव करेगी कितनी स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन, 2 balls ऑफ मास m ईच। हमारे पास दो बॉल्स हैं और दोनों का मास ही कितना है m, तो मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m गिवन है। मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पे भी दो बॉडीज हैं बच्चों, एक m1 मास की u1 स्पीड से मूव कर रही है और एक m2 मास की u2 स्पीड से मूव कर रही है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है बच्चों। लिखा ना ईच मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक अगर इस तरफ आ रहा है तो दूसरा इस तरफ आएगा, तभी इनका कोलिजन होगा ना बच्चों। तो ये सिनेरियो है आपका यहाँ पे, और दोनों की स्पीड भी कितनी गिवन है, दोनों की स्पीड भी गिवन है आपको, सेम है, u स्पीड से मूव कर रहे हैं। अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ कोलिजन, मतलब आपसे v1 एंड v2 पूछा है बच्चों। तो आप अगेन ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर दोगे v1 एंड v2 का, और वैल्यू निकालना शुरू कर दोगे। बट जो तो पहली वीडियोस देख के आया इलास्टिक कोलिजन वाली, वहां मैंने स्पेशल केस करवाया है कि अगर दो इक्वल मासेस वाली बॉडी इलास्टिक कोलिजन करने जाएगी तो क्या होता है बच्चों, तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज ऑपोजिट इनिशियल वेलोसिटी के साथ इंटरचेंज हो जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो इंटरचेंज हो जाएंगी। ये v2 जो है वो पहले की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, और जो हमारी v1 है पहले की फाइनल वेलोसिटी, वो दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी के साथ इंटरचेंज हो जाती है। ये स्पेशल केस है कब, जब बॉडीज का मास एक तो इक्वल हो और दूसरा कौन सा कोलिजन हो बच्चों, इलास्टिक कोलिजन हो। तो ये जो है अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये एज सच एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है कि आइडेंटिकल मास का क्वेश्चन हो और इलास्टिक कोलिजन बोला जाए तो फाइनल वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगी ऑपोजिट की इनिशियल वेलोसिटी के साथ बच्चों। तो अब यहां पे देखो u1 कितना होगा, u1 और u2 बेशक इनकी वैल्यूज बच्चों, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं वैल्यू सेम है, पर डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण अगर u1 u है तो u2 होगा माइनस u बच्चों। पता लग गया ना, माइनस क्यू, क्योंकि वो ऑपोजिट आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो मैं यहां पे इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करता, यहां पे लिख देते हैं कि u1 को अगर u ले रहे हैं
तो U2 होगा माइनस यू, मैग्नीट्यूड का चक्कर उठा देते हैं यहां से, ठीक है। अब बस फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, V2 कितना हो जाएगा, V2 U1 के इक्वल है और U1 U है, और V1 U2 के इक्वल है और U2 क्या है, माइनस यू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये दोनों बॉडीज टकराने के बाद ये वाली बॉडी v1 वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और v1 कितना है, माइनस यू, मतलब ये इधर आ जाएगी कितनी वेलोसिटी के साथ, माइनस यू के साथ, और m2 वाली सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है प्लस यू, मतलब ये इधर चले जाएगी कितनी वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये आई बॉडीज टकराने के बाद ये वाले की फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी, तो ये इधर आ रही थी तो टकराने के बाद ये इधर चले गई, और ये वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है ये इसके इनिशियल के इक्वल हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में ये इधर आ रही थी तो अब टकराने के बाद ये इधर जाने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जेई में भी पूछा गया था, आपको नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास टू बॉल्स हैं P एंड Q, यहाँ पे जो P का मास है और Q का मास है वो इक्वल गिवन है आपको। ये P वाली बॉल यहाँ पे हैंग की गई है थ्रेड के साथ, मतलब इसको ऐसे नीचे लटकाया गया था, इसको ऐसे पकड़ा और यहाँ से आपने रिलीज कर दिया। जैसे ही आपने इसको रिलीज किया तो नीचे ग्राउंड पे एक बॉल पड़ी है Q, और ये P बॉल जो आके Q वाली बॉल के साथ टकराएगी और दोनों के बीच में कोलिजन कौन सा होगा, इलास्टिक कोलिजन। और कोलिजन के बाद आपको P और Q की जो वेलोसिटीज बतानी है। अब देखो यहाँ पे भी इक्वल मास, पहले तो ऊपर से इलास्टिक कोलिजन, इसका क्या मतलब होगा बच्चों, इसका ये मतलब होगा कि Q की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो P की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, और P की जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो Q की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। इसका ये मतलब वो ना इंटरचेंज हो जाती है। अब देखो बच्चों, अगर बात करें Q की इनिशियल वेलोसिटी की, तो Q की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, यही है ना। और P की इनिशियल वेलोसिटी कर रहे हैं, आप बोलोगे सर P की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हमने रिलीज किया है, तो इसका मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि वो तो इंटरचेंज होनी है। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूले में जो ये U1 एंड U2 होता है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी जस्ट बिफोर द कोलिजन, कोलिजन होने से पहले की है बच्चों, और V1 V2 होता है कोलिजन होने के बाद। तो ये तो जो P बॉडी है इसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब ये नीचे आएगी यूं करके इसके साथ टकराने, तो टकराते वक्त तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी ना बच्चों। ये Q वाला तो रेस्ट पे पड़ा है, जब तक वो टकराने आएगा तब तक ये ऐसे ही पड़ा है, आजा आजा आजा, तो इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है। पर P वाला यहाँ पे 0 था, जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमें ये बताना पड़ेगा पहले यहाँ पे कि वो टकराते वक्त कितनी वेलोसिटी के साथ आई थी। तो पहला काम हमारा ये है कि फाइंड आउट कि ये P वाली बॉल जब यहां पहुंचेगी तो इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो पहला ये काम करते हैं, देखो यहाँ पे हमने ये Q बॉल को हटा दिया यहां से, तो ये P है, यहां से जब ये यहां आएगी, ये P बॉल जब यहां से यहां आएगी ग्राउंड पे, तो देखेंगे कितनी वेलोसिटी के साथ आएगी। वो वेलोसिटी को हमने लिख दिया यहाँ पे बच्चों UP, ठीक है। तो वो होगी इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन के पहले वाली। इज इट क्लियर बच्चों? उसको आप मानोगे यहाँ पे UP या U1 U2 में जो ये UP होगा ना आपका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वो यहाँ की होगी। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब देखो यहाँ पे पहले निकालते हैं यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो उसके लिए देखो, जब आपने इसको यहाँ से रिलीज किया तो सिर्फ एक ही फोर्स इस बॉल पे लग रही थी, वो कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बॉल की, कंजर्व, क्योंकि जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगती है बॉडी पे तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपकी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी है वो हर पॉइंट पे क्या रहेगी, कंजर्व। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं A पोजीशन एंड दिस इज इफ B पोजीशन, तो मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B बच्चों। तो A पे मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस किनेटिक। तो पोटेंशियल की बात करें यहाँ पे मास G फॉर ग्रेविटी एंड H फॉर हाइट, और हाइट कितनी है यहां से लेके यहां तक, कितनी हाइट है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, ग्राउंड से 20 सेंटीमीटर हाइट है। तो कन्वर्ट कर दो इसको मीटर में, तो 20 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ गई A पे पोटेंशियल एनर्जी, प्लस किनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे 0, क्योंकि आपने रिलीज किया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे किनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0। इक्वल टू B पे अगर बात करें तो B पे पोटेंशियल 0 हो जाएगी क्योंकि ग्राउंड पे आ गई बॉल, है ना। यहाँ पे देखो ये ग्राउंड था ना, तो ग्राउंड पे जब बॉल आ जाएगी ये वाली, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और किनेटिक की बात करें तो वो आ जाएगी ½ mUp का स्क्वायर।
इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो ये m से m कट जाएगा, यहाँ पे g की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं 10 इंटू 20 इंटू 10⁻², हाफ यूपी स्क्वायर बच्चों। ये 1020, ये भी -2, ये +2 हो जाएगा, ये -2 तो ये 0 और ये -2 कैंसिल, इधर 2, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 2 यूपी का स्क्वायर, यूपी का आ जाएगा इनका रूट से एक 2 बाहर। तो इसका मतलब ये वाली बॉल जब यहां टकराने आएगी, है ना, यहां पे पहुंचेगी बिल्कुल नीचे, तो ये कितनी वेलोसिटी के साथ पहुंचेगी? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब P की इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, वो कितनी वेलोसिटी के साथ आ रही है Q को टकराने के लिए? 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, मासेस दोनों के क्या है? इक्वल, तो फाइनल वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब Q की फाइनल वेलोसिटी P की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी और P की फाइनल वेलोसिटी U के इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। मतलब VQ कितना आ गया? VQ इज 2 मीटर पर सेकेंड बच्चों, और VP कितना आ गया? 0 बच्चों। क्या मतलब हुआ इसका? कि ऊपर वाली बॉल जब नीचे टकराने आएगी तो वो जैसे टकराएगी, टकराने के बाद वो खुद रुक जाएगी और ये अगली वाली बॉल आगे मूव करना शुरू हो जाएगी विद 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इज इट क्लियर? तो वंस अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन। अ रेलवे कैरेज ऑफ मास 9000 kg मूव विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक रेलवे कैरेज है जिसका मास आपको गिवन है 9000 kg, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है? दैट इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 18 2 36, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद स्टेशनरी कैरेज ऑफ इक्वल मास। तो किसके साथ टकराई है बच्चों? एक स्टेशनरी कैरेज के साथ जिसका मास सेम है, तो मतलब m2 भी 9000 kg और स्टेशनरी था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद बोला आफ्टर कोलिजन दे मूव टुगेदर। दोनों कोलिजन के बाद सिंगल बॉडी बनके मूव करना शुरू हो गए और फाइंड द कॉमन स्पीड। पहले तो यही पूछा गया कि बताओ वो कॉमन स्पीड कितनी है जिसके साथ दोनों मूव कर रहे थे। मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ये m1 मास की बॉडी u1 स्पीड के साथ मूव कर रही थी, ये m2 वाली बॉडी जो है वो स्टेशनरी थी। दोनों टकराए, टकराने के बाद दोनों जो है वो कंबाइन मूव करना शुरू कर गए विद वेलोसिटी v बच्चों। ठीक है, और ये पूछा गया कि कॉमन स्पीड बताओ, नेचर ऑफ कोलिजन बताओ बच्चों। यहां पे आपको कोलिजन गिवन नहीं है कि कौन सा कोलिजन है, यहां आपने खुद बताना है कैसा नेचर है बच्चों। अब ये मत सोच लेना कि दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि वहां पे ही होता था, दो बॉडीज आती थी, टकराती थी और दोनों जुड़कर एक सिंगल बॉडी बनके मूव करना शुरू कर देती थी। पर जब तक बच्चों आपको क्लियर कट मेंशन नहीं है वहां पे क्वेश्चन में, आप अज्यूम नहीं कर सकते ये चीज। ठीक है, तो अब आप यहां पे क्या करोगे बच्चों? तो अब यहां पे आप क्या करोगे? आपको पता है कि हर एक कोलिजन में एक कंडीशन थी जो हर बार लगती थी। वो कौन सी थी? वो थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम बच्चों। ये कंडीशन आपको पता है ना कि हर एक टाइप ऑफ कोलिजन पे लगती है, चाहे इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, चाहे आपका नॉर्मल इनइलास्टिक कोलिजन हो, चाहे सुपर इलास्टिक कोलिजन हो। ये कंडीशन हर एक टाइप ऑफ कोलिजन के लिए वैलिड है। तो लगा दो ये वाली। देखो इनिशियल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कैसे निकलेगा? m1u1 प्लस m2u2, और फाइनल का, अब क्योंकि दोनों कंबाइन होके मूव कर रहे हैं तो दोनों का मास कंबाइन कर देते हैं, m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v। और यहां से v निकालना है आपने, तो वैल्यूज को पुट कर दो। m1 इज 9000, u1 इज 10 प्लस m2 u2, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि u2 0 है आपके पास। यहाँ पे m1 प्लस m2 9000 प्लस 9000 इट इज 18000 इंटू बच्चे क्या आ गया यहाँ पे v, तो 90000 बाई 18000 इक्वल टू आ गया बच्चों v। तो 30 से ये 30 कैंसिल हो गई बच्चों, तो 9 10 90, 9 2 18, 2 5 10। इसका मतलब दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब उसने पूछा नेचर ऑफ कोलिजन। अब नेचर ऑफ कोलिजन में आइदर इट इज इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक होगा तो सिस्टम की बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम। और अगर इनइलास्टिक हुआ देन देयर विल बी लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे चेक करते हैं अब कैसा कोलिजन है। उसके लिए देखो आप सिस्टम की सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो।
क्या निकालोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, पूरे सिस्टम की। तो के इनिशियल इज हाफ m1u1 स्क्वायर, पहले इसकी आएगी, प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यूज को पुट करते हैं। हाफ m1 की जगह पहले का मास 9000, u1 10 का स्क्वायर, प्लस दूसरे की तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि दूसरा रेस्ट पे था इनिशियली। तो इसको सॉल्व कर दो अब यहाँ पे बच्चों, तो ये आ गया 4500। तो 4500 इंटू 100, तो ये आ गया बच्चों दिस एंड दिस, ये चीज आ गई। तो दिस इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों, 4,50,000 जूल, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बच्चों। ठीक है, अब फाइनल निकालते हैं। अगर फाइनल भी इतनी आ गई तो इलास्टिक होगा, अगर नहीं आई तो इनइलास्टिक होगा बच्चों। तो फाइनल के लिए हाफ, क्योंकि दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो मास में दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा। हाफ इंटू मास की जगह m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी की जगह v स्क्वायर। तो हाफ दोनों का मास 9000 प्लस 9000 18,000 इंटू v का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज 25 बच्चों, यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। 2 9 सा 18, ये आ गया बच्चों। तो 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 सा 45, 9 2 सा 18 और 4 कैरी होगा तो 225, पीछे कितनी जीरो, 1 2 3। तो इतना बच्चों। Now it is clearly observable that final kinetic energy is very less than initial kinetic energy. तो initial बड़ी है, final छोटी है। It means ये कैसा collision है? This is perfectly inelastic collision बच्चों। मैंने perfectly क्यों लिखा है साथ में? क्योंकि after collision दोनों bodies इकट्ठे move कर रहे हैं, तो वो perfectly word आ गया वहां पे। इनइलास्टिक तो है ही क्योंकि शो हो रहा है यहाँ पे कि फाइनल किनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल से कम है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now बच्चे look at this very important question. A metal ball of mass 2 kg moving with velocity 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 बाई 18 के साथ मल्टीप्लाई, 18 2 36, तो अगेन 10 मीटर पर सेकंड। अंडरगो कोलिजन विद स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। तो कोलिजन हुआ इसका 3 kg बॉल के साथ जो स्टेशनरी था, मतलब U2 हो गया 0। इफ आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स मूव टुगेदर, मतलब दोनों बॉल्स कोलिजन होने के बाद इकट्ठे मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी v, find the loss in kinetic energy of system and second is percentage change in kinetic energy of system। बच्चों एक तो kinetic energy में लॉस बताओ कितना हो गया, कहते एक चेंज बताओ परसेंटेज में। अब बच्चों ये कौन सा कोलिजन है? आप बोलोगे सर लिखा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? तो बच्चों उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? लॉस। तो लॉस हो रहा है तभी पूछा है ना, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन है। और ऊपर से बच्चों दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर, इट मींस दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इट मींस अब यहां पे आप ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हो बच्चों। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है और दोनों बॉडीज जो है स्टिक होके एक तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां पे कंबाइंड वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है m1 u1 by m1 plus m2। यहाँ पे u1 होता है जो बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी, और उसके बाद लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है और परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो जो जो पूछा है उसका फॉर्मूला उठा देते हैं हम। यहाँ पे आपसे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 m2 by m1 plus m2 into u1 का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर दो बच्चों, तो हाफ m1 is 2, m2 is 3 बाय 2 प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर बच्चों। तो ये बन गया हाफ, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो हाफ तो हो गया गायब। तो 3 बाय 2 प्लस 3 इज 5 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100 बच्चों, है ना। तो यहाँ पे ये 5 2 सा 10 तो 20, 20 इंटू 3 60, तो 60 जूल जो है बच्चों दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो कभी भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आया, सिस्टम की बात हो रही है, सिंगल बॉडी की बात नहीं हो रही, पूरी सिस्टम ने कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस किया है, दैट इज 60 जूल बच्चों। और सेकंड पार्ट में पूछा है परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज भी मैंने आपको बच्चे पिछली इस वीडियो में समझाया था कि कैसे निकलना है, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला अब आपके पास होता है क्योंकि वहां पे हमने डिराइव कर दिया था इस फॉर्मूले को। और वो क्या फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा है, देखो m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू 100 बच्चों। और ये ध्यान रखना m2 कौन सी बॉडी का मास होता है, जो रेस्ट पे होती है, और m1 वो बॉडी का मास जो मूव कर रही होती है। तो m2 इज 3 kg,
तो 3 बाय m1 इज 2 प्लस 3 इंटू 100 बच्चों, तो 3 बाय, फिर अगेन ये 2 प्लस 3 हो गया 5 इंटू बच्चे 100, तो ये 5 2, तो कितना परसेंट, 60% एनर्जी का यहाँ पे लॉस होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now बच्चे look at this question. This is again one of the most important question बच्चों। इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है ना, जो आपने प्रूफ करना है, वो आपको एज सच याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार देखा है मैंने कॉम्पिटिटिव में, जेई या नीट में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज सच पूछा जाता है या इसके बेस पे न्यूमेरिकल होता है जिसमें जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये प्रूफ आया कैसे, और फिर अगले क्वेश्चन में करेंगे कि इसका कॉम्पिटिटिव में किस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों? तो देखो क्वेश्चन है क्या, आपको ये गिवन है कि अ बॉडी ऑफ मास m1 एट रेस्ट, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, वो रेस्ट पे है। तो यहां पे मैंने बना दिया कि ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये रेस्ट पे है, स्ट्रक बाय मूविंग बॉडी ऑफ मास m2। स्ट्रक का मतलब टकराई, किसके साथ टकराई, एक मूविंग बॉडी के साथ जिसका मास है m2, मतलब ये m2 मास की बॉडी इसके साथ आई टकराने के लिए, कितनी वेलोसिटी के साथ, लेट इट बी u1, मान लेते हैं कि u1 वेलोसिटी के साथ। प्रूफ दैट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल किनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2 ट्रांसफर टू स्ट्रक बॉडी इज 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर इन इलास्टिक कोलिजन। अब इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों? देखो इलास्टिक कोलिजन है, मतलब टकराने के बाद क्या होएगा, ये वाली बॉडी, m2 वाली बॉडी की वेलोसिटी लेट इट बी v1 और m1 वाले की वेलोसिटी लेट इट बी v1, इसको v2 कर देते हैं, m2 की v2 और m1 की v1। कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन है बच्चों। अब देखो ये बॉडी पहले रेस्ट पे थी, अगर ये पहले रेस्ट पे थी बच्चों, तो इसकी किनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल 0। अब तो ये मूव कर रही है बच्चों, अगर ये अब मूव कर रही है तो अब इसकी जो फाइनल किनेटिक एनर्जी है वो तो नहीं 0 होगी, वो 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि बॉडी मूव कर रही। तो इसका मतलब इसको किनेटिक एनर्जी मिल गई। कहां से मिली? आपको पता है इलास्टिक कोलिजन है, किनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, सिस्टम की इनिशियल किनेटिक एनर्जी और सिस्टम की फाइनल किनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो सिस्टम में अगर बात करें इनिशियली, तो इनिशियल किनेटिक एनर्जी तो सिस्टम में सिर्फ इसके पास थी क्योंकि ये तो रेस्ट पे था, पर आफ्टर कोलिजन इसके पास भी आ गई। तो मतलब क्या हुआ कि ये वाली बॉडी ने अपनी कुछ किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन किसको ट्रांसफर कर दी, ये वाली बॉडी को ट्रांसफर कर दी बच्चों, है ना। और यही पूछा गया कि कितने फ्रैक्शन जो है अपनी किनेटिक एनर्जी का, कितना फ्रैक्शन जो है उसने इस बॉडी को ट्रांसफर किया बच्चों। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि किनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई कितनी है बच्चों। तो कितनी ट्रांसफर हुई, जितनी इसकी आफ्टर कोलिजन किनेटिक एनर्जी हुई, क्योंकि जो भी किनेटिक एनर्जी इसके पास आएगी वो किसने दी है, इसी ने तो दी है, पहले तो ये रेस्ट पे था। तो इसका मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा कि आफ्टर कोलिजन इसकी कितनी किनेटिक एनर्जी हो गई, और आफ्टर कोलिजन कितनी किनेटिक एनर्जी हुई वो तभी निकलेगी जब आपके पास आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी होगी। तो पहले आपको v1 निकालना पड़ेगा। तो v1 के लिए देखो फॉर्मूला आपके पास है इलास्टिक कोलिजन का, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2, ये चीज होगी बच्चों। अब क्योंकि यहाँ पे इनिशियली ये वाली बॉडी रेस्ट पे थी, तो u1 कितना है 0, ये मूव कर रही है u2 के साथ, इसको u2 लिख देते हैं, 2 2 वाले सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा u1 तो 0 है, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, फर्स्ट वाली है ना, तो ये 0 हो गई, प्लस 2 m2, मास m2 का मास तो m2 ही है, तो यहाँ पे m2 u2 कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये u2 के साथ ही, नीचे m1 प्लस m2 आ गया बच्चों। मतलब पहले वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसकी फाइनल किनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चों? अब देखो कितनी ट्रांसफर हुई, तो हम यहां पे लिखेंगे किनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू बॉडी ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन। कितनी ट्रांसफर हुई, वो तो खाली था पहले, उसके पास 0 थी, अब कितनी आ गई उसके पास, हाफ m1 v1 स्क्वायर, यही तो ट्रांसफर हुई उसके पास, क्योंकि पहले तो वो खाली बैठा था, उसके पास कुछ नहीं था, जितनी भी किनेटिक एनर्जी आई वो ट्रांसफर होके आई, और किसने दी, वो m2 वाले ने दी, अपना बलिदान करके उसने इसको थोड़ी सी किनेटिक एनर्जी दे दी। कितनी दी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ m1 v1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो आप, तो 2 का स्क्वायर 4, m2 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर।
निकालने को क्या बोला है उसने, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, देखो ऊपर कितना ट्रांसफर किया, दैट इज डेल्टा के ई, ये ट्रांसफर वाली। नीचे सेकंड की इनिशियल बच्चों, क्योंकि सेकंड ने ट्रांसफर किया उसी का फ्रैक्शन निकालना है। जब भी फ्रैक्शन निकालना है, ऊपर कितना ट्रांसफर किया, नीचे कितनी उसके पास इनिशियल थी बच्चों, तो ये आपने निकालना है यहाँ पे। तो कितना ट्रांसफर किया, दैट इज हाफ m1 इंटू 4m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर। और नीचे है सेकंड की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों, ये K2 क्या है, K2 इज सेकंड की इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल वाली करनी है आपने, ठीक है नीचे। तो K2 की इनिशियल कितनी होगी इसकी, इनिशियल होगी हाफ m2, कितनी वेलोसिटी थी इसकी, u2 का स्क्वायर बच्चों। अब कटिंग कर दो, हाफ से ये हाफ गया, m2 से ये m2 गया, तो स्क्वायर पावर थी कैंसिल हो गई, u2 स्क्वायर के साथ ये u2 स्क्वायर गया, तो क्या बचा आपके पास 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया ना बच्चों। तो कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बॉडी जो मूव करके आ रही थी उसने कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन अपनी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी को ट्रांसफर की आफ्टर कोलिजन, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। और अगर परसेंटेज में पूछा गया कि बताओ कितना परसेंटेज ट्रांसफर किया, तो साथ में आप 100 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये रिजल्ट आपको ऐसे याद रखना है, इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं इसको रिजल्ट वाली सूची में, ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू स्टेशनरी बॉडी आफ्टर कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन वो कैसे निकलेगी, 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू 100। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब बढ़ते हैं कि कैसा क्वेश्चन इसका कॉम्पिटिटिव में आया था उसकी तरफ। तो नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन आपको जेई में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी of moving particle is transferred to the stationary particle when moving particle strikes with stationary particle of mass 9 times its mass and second part is equal in mass। तो क्वेश्चन में वही है बच्चों, मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है स्टेशनरी पार्टिकल के साथ, और पूछा है आपसे कि कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा बच्चों। तो अगर हम बोले कि लेट m1 बी मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, जो मूव कर रहा है उसका मास अगर m1 है, तो फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस है आपका, उसमें m2 कितना होगा, यहां पे क्या लिखा है, पार्टिकल स्ट्राइक विद स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 9 टाइम्स इट्स मास। स्टेशनरी पार्टिकल का मास उसके मास से 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स m1। अब निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। तो उसके लिए बच्चों अब आपके पास ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना और आप फटाफट आंसर निकाल दोगे। तो क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर बच्चों। तो 4 इंटू m1, m2 की जगह 9m1, नीचे m1 प्लस 9m1 का स्क्वायर बच्चों। तो 9 4 36, m1 का स्क्वायर बाय 10 m1 का स्क्वायर बच्चों, ये चीज हो जाएगी। अब क्योंकि परसेंटेज है तो साथ में 100 भी होगा, तो यहाँ पे इंटू 100 भी आएगा बच्चों, ठीक है, तो इंटू 100। अगर बच्चों आपसे फ्रैक्शन पूछा जाए तो सिर्फ ये वाली टर्म आएगी, और अगर परसेंटेज बोला गया तो साथ में आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज है इसलिए 100 के साथ साथ में मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी 100, तो ये 36 इंटू m1 का स्क्वायर, नीचे 10 का स्क्वायर 100, m1 स्क्वायर इंटू 100, ये कैंसिल। तो 36 परसेंटेज जो है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का, वो मूविंग पार्टिकल ने ट्रांसफर की है स्टेशनरी पार्टिकल को, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने ये ब्लू कलर की लाइन भी लिखी है। कई बार क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जाता है, फाइंड परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड टू बॉडी इन बोथ केसेस। तो आप ये भी बताओ कि कितनी काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज उसने रिटेन कर लिया। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ट्रांसफर का पूछा जाता है, कई बार रिटेन का। तो बच्चों देखो, अगर उसने 36% ट्रांसफर कर दी है,
तो रिटेन्ड कितनी की होगी? तो रिटेन्ड किनेटिक एनर्जी इज 100 में से 36 माइनस कर दोगे तो 64% उसने रिटेन्ड की है इस केस में बच्चों। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम यहां पे लिख दी है कि जब भी क्वेश्चन रिटेन का आया तो पहले ट्रांसफर निकालना पड़ेगा और 100 में से वो माइनस कर दोगे तो वो रिटेन आ जाएगी कि इतनी बच गई और इतनी इसने ट्रांसफर कर दी। इज इट क्लियर? अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि मास जो है इक्वल है, मतलब m1 एंड m2 आर इक्वल। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ किनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की बात करें तो फॉर्मूले में 4m1 m2 बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू 100। तो 4 दोनों मासेस इक्वल है तो दोनों को मैं m1 ही लिख देता हूं, तो m2 को भी m1 लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल है। नीचे m1 प्लस m1 का स्क्वायर इंटू 100, ये आ गया 4m1 का स्क्वायर, नीचे 2m1 का स्क्वायर इंटू क्या आ गया बच्चों 100, 4m1 का स्क्वायर नीचे भी 4m1 का स्क्वायर इंटू 100, ये कैंसिल, तो कितना आंसर 100% ट्रांसफर बच्चों। तो मैक्सिमम ट्रांसफर हो गया, सारी की सारी कैनेटिक एनर्जी उसने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी बच्चों। तो यहां पे ये बनता है आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कि बॉडी इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी कब ट्रांसफर करता है, जब दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो। तो मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ कैनेटिक एनर्जी कब होती है, when both bodies have equal mass। तो ये बच्चे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए। अब इस केस में रिटेन पूछा है तो रिटेन कितना होगा, उसने 100% तो ट्रांसफर कर दी, तो रिटेन में तो कुछ नहीं होगा, रिटेन में शून्य होगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको यहाँ पे रख दिया साथ में कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है तो पता होना चाहिए मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगी, जब दोनों का मास इक्वल होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया था, मिक्स क्वेश्चन है, इसमें इलास्टिक भी और परफेक्टली इनइलास्टिक भी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तीन बॉडीज पड़ी हैं एबीसी, स्मूथ सरफेस पे पड़ी हैं, एक का मास m, दूसरे का 2m, तीसरे का भी 2m। ए वाली बॉडी 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, बी के साथ टकराएगी जो स्टेशनरी थी, मतलब रुकी हुई थी, और ए और बी के बीच का कोलिजन कैसा गिवन है, इलास्टिक कोलिजन। तो इसका कोलिजन इसके साथ हुआ, टकराने के बाद अब ये बी वाली भी मूव करना शुरू हो जाएगी और बी वाला जाके किसके साथ टकराएगी, सी वाले के साथ, और वो कैसा होगा कोलिजन, कंप्लीटली इलास्टिक, मतलब परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब उसके बाद बताओ, कहते हैं कि सी की कितनी स्पीड हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन। तो क्वेश्चन में सी की आपको वेलोसिटी पूछी है आफ्टर कोलिजन। अब देखो सी की वेलोसिटी बच्चों तभी निकल पाएगी जब आपको बी की इनिशियल वेलोसिटी पता होगी। बी की इनिशियल वेलोसिटी का मतलब सी से टकराने कौन आ रहा है, सी से टकराने बी आ रहा है, तो बी कितनी स्पीड के साथ टकराने आ रहा है पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो पहले आप इसे उठाओगे, पहले आप ए और बी का कोलिजन देखोगे। ए वाली बॉडी आ रही है 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसको हम लिख लेते हैं u1। ठीक है, और बी वाली जो है बच्चों, बी वाली जो है वो रेस्ट पे थी, तो बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 बच्चों। अब बी वाली अगली कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, वो होगा v2। तो आपको v2 चाहिए कि ये जो b वाली बॉडी है ये कितनी वेलोसिटी के साथ कोलिजन होने के बाद आगे मूव करेगी, क्योंकि ये बॉडी बच्चों v2 वेलोसिटी के साथ ही किसको टकराने जाएगी, c को टकराने जाएगी ना। तो पहले ये v2 निकालना पड़ेगा, जिसके लिए पहले मैंने इन दोनों को उठाया। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, v2 का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करते हैं। तो v2 इज m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। तो देखो बच्चों u2 को की 0 है, ये स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, प्लस 2 m1 इज m, u1 इज 9 बाय m1 प्लस m2, m1 इज m, m2 इज 2m बच्चों। तो ये कितना हो गया 2m इंटू 9 बाय 3m, ये m से m बच्चों कैंसिल हो गया, ये 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बच्चों ये वाली बॉडी जा रही है अब टकराने किसे, सी वाले के साथ। अब इन दोनों को उठाते हैं, तो ये बी, ये है बच्चों दिस इज बी एंड दिस इज सी। बी वाली जा रही है इधर कितनी वेलोसिटी के साथ, 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका मास भी 2m है, इसका मास भी 2m है, ये b है, ये c है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u1 लेफ्ट करते हैं हम, वो कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड बच्चों। ये जो v2 है ये इस केस में क्या बन जाएगी,
u1 बन जाएगी, ठीक है, कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी c के लिए टकराते वक्त, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के बीच का कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब क्या होएगा, आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज इकट्ठे मूव करेंगी विद कॉमन वेलोसिटी v। इसका मास भी 2m और इसका मास भी 2m बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो फॉर्मूला आपके पास है। कंबाइंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी कंबाइंड होगी उतनी के साथ c मूव करेगी, तो c की वेलोसिटी मतलब कंबाइंड वेलोसिटी, तो v कंबाइंड इज m1 u1 by m1 plus m2। m1 इसका मास कितना है 2m, u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 by 2m plus 2m बच्चों, तो ये बन गया 2m into 6 by 4m, m से m कैंसिल, 2 2 is 4, 2 3 is 6, तो 3 मीटर पर सेकंड बच्चों। तो कंबाइंड वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, मतलब c की वेलोसिटी भी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने दोनों ही आपके फॉर्मूले चेक कर लिए, इलास्टिक के भी और परफेक्टली इनइलास्टिक के, ठीक है बच्चों। तो विद दिस आई होप अब आपको इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।